मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान। ऐसा लगता है जैसे पड़ा हो कई वर्षों से वीरान। वॉइस ऑफ एमपी ने लिया शहर खामोश का जायजा। यहां की हालत देख आप भी हो जाएंगे हैरान। हूँ मुश्ताक अली और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। इस समय हम मौजूद हैं नीमच शहर में मुस्लिम समाज के सबसे पुराने धरोहर आखिरी धरोहर शहर खामोश यानी कब्रिस्तान में, जहां की बदहाली का आप खुद नज़ारा देख सकते हैं कि जवाबदार जिम्मेदार कमेटी के मेंबरों के अनदेखी के कारण किस तरह से जो है इस कब्रिस्तान की जो बदहाली है आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे जो कब्रें हैं लोगों की, जहाँ पर आखिरी सफ़र होता है या दफन किए जाते हैं लोग, लेकिन आज यहाँ की बदहाली पे ये खुद मुर्दे अपने आप में रोने को मजबूर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह आंधी जड़ा और इस तरह कबाड़ खाना पूरा कब्रिस्तान में फैला हुआ है कि लोग यहाँ दिन में आने से डर रहे हैं। नीमच शहर में मुस्लिम समाज की सबसे अहम और आखिरी धरोहर शहर खामोश यानी कि कब्रिस्तान, जो अपने ही जिम्मेदारों की लापरवाही और अनदेखी के चलते आज अपनी ही बदहाली पर रोने को मजबूर है। यहाँ पर ना तो कोई देखरेख करने वाला है और ना ही यहाँ पर कोई चौकीदार है। कहने को तो यहाँ पर चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनी हुई है, लेकिन वो भी कई जगह से जर्जर हो चुकी है। जब आमजनों की शिकायतों पर हमारी टीम ने कब्रिस्तान का जायजा लिया तो वहाँ का नज़ारा बड़ा ही डरावना नजर आया है। कब्रिस्तान में चारों ओर बड़ी बड़ी गाजर घास और घोर आंधी जाड़ा उगा हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी कब्र नजर नहीं आ रही है। ऐसे डरावने नज़ारे में मुस्लिम समाज के लोग दिन में अपने परिजन जो यहाँ पर दफन हैं उनकी कब्र पर दुआएं पढ़ने के लिए डरते जा रहे हैं। जब हमने इस बारे में जिम्मेदारों से बात की तो उनका क्या कहना है आप खुद ही सुनिए। नीमच शहर में मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी धरोहर शहर खामोश यानी कब्रिस्तान, जहां मुस्लिम समाज का आखिरी सफ़र होता है। कब्रिस्तान यानी मरने के बाद जिनको यहाँ लाया जाता है, जिनके परिजनों को हर रोज़ जुमेरात, जुम्मा या सोमवार के दिन जब लोग ज़ियारत करने आते हैं, लोबान अगरबत्ती करने आते हैं, लेकिन ऐसे में यहाँ का जिम्मेदार की लापरवाही के चलते आज इस कब्रिस्तान की आप हालत देख सकते हैं। मेरे पीछे मेरे कैमरामैन दिखाएंगे किस तरह से जो हालत हो रही है यहाँ पे, किस तरह से गाजर घास उगी पड़ी है और जी जिनावर का डर है। लोगों को यहाँ पे आने में डर सा लगा रहता है। शाम की तो बहुत दूर की बात, लेकिन लोग दिन में भी आने से डरते हैं। ऐसे ही हमारे साथ अभी यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम बात करते हैं। हाँ बताओ किस तरह से जो यहाँ पे ये ज़ियारत के लिए लोग आने से डर रहे हैं? जी यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा जल्दी झाड़ हो रहा है, उस तरह से इंसान आने से घबराता है। जी जानवर जैसे सांप बिच्छू हुए इन्हों से आने से डरता है पब्लिक। और हम खुद यहाँ आए थे कितनी बार, तो हमने देखा कि कोई कितने कुत्ते मरे हुए थे। हमने हमारा हाथ से उठा के फेंके। यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो उठा नहीं रहे हैं, और हमने हमारे हाथ से उठा के फेंके। और क्या कि बच्चे भी साथ में आते हैं, कल से खुदा ना करता कोई हादसा होगा तो इसका कौन जिम्मेदार है? किस तरह से लोग यहाँ आने से डरे हुए हैं? कैसे जहरीले जानवरों को डर है? कोई चौकीदार नहीं, कोई जवाबदार जिम्मेदार नहीं, क्या कहना आप लोगों को? जिम्मेदार ये है कि भाई यहाँ चौकीदार बिठाओ, जिम्मेदार और जो यहाँ कर्मचारी है, जो सलाम भाई है कब्र खोदने वाले, वो मतलब किसी को रहने नहीं देते, किसी के साथ सही साथ सलूक नहीं करते हैं। हमने भी कितनी बार उन्होंने बोला भाई ये कुत्ते हैं मरे हुए, इन्हों को फेंकवाना है, तो हमारे को कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, और उन्होंने चलते बने हुए। जो लोग मैनेजमेंट संभाल रहे हैं उनकी इसमें गलती है। उन लोगों को कब्रिस्तान की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक दिन सभी मुसलमानों को वहीं जाना है। और ऐसी जगह जो पाक साफ जगह है उसकी अगर हिफाजत नहीं होती है तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारों की नाकामी है। ये भयंकर लापरवाही है। इसमें क्या है कि मैनेजमेंट को वहाँ चौकीदार रखना चाहिए, और उसकी व्यवस्था के लिए जो भी खर्च है कुछ कमेटी को उठाना चाहिए, नहीं तो आम मुसलमानों से गुजारिश करे और उसके चंदा दिया जाए, और वहाँ पे जो है चौकीदार रखा जाए, वहाँ के उसके रहने के लिए व्यवस्था की जाए। तमाम जिम्मेदारी जो है व्यवस्थापकों को करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, मैंने कोई जामा मस्जिद में कोई ऐलान नहीं किया। ये उनके झूठा आरोप है, लेकिन चाहे कोई भी, हर मुस्लिम का फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ की व्यवस्था वो संभाले। ऐसा है कि मुस्लिम सराय के मामले में जब इसका सवाल उठता है तो वक्फ बोर्ड में इसका रजिस्ट्रेशन जो है जामा मस्जिद के थ्रू है, जामा मस्जिद कमेटी उसको संभाले। लेकिन मुसलमानों को गुमराह करके जो कमेटी वहाँ से नियुक्त की गई है, जिसमें जो भी बने हैं वो उसमें कोई व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, और वहाँ की बदहाली वहाँ की जो हो रही है वो आम जनता को मालूम है। देखिए, जवाबदारी तो सभी मुस्लिम समाज की बनती है, लेकिन लोग दबी जुबान से कहते हैं, सामने कोई नहीं आता है।
इससे क्या हो रहा है, आज जो कब्रिस्तान यहाँ ही नहीं पूरे ज़िले की हालत यही है, लोगों के नाजायज़ कब्जे होते चले जा रहे हैं। अभी जो है जब नीमच का वो मास्टर प्लान का रोड नंबर 2 इधर से निकलना है कब्रिस्तान के पास से, उसमें कॉलोनाइजरों ने उसमें ज़मीन दबा ली गई है। उसके लिए मुस्लिम समाज की जो कमेटी बनी हुई है, कब्रिस्तान कमेटी, वो बिल्कुल लापरवाही बरत रही है। उनको देखना चाहिए और ऐसे में कलेक्टर से मिलके उसकी जवाबदारी तय करना चाहिए। दूसरा ये कि ईदगाह कमेटी जो है, इनको भी व्यवस्था संभालना चाहिए। आज ईदगाह का रोड संकीर्ण हो चुका है, वहाँ पे अगर आने वाले दिनों में वहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। आए दिन यहाँ कीचड़ रहती है, व्यवस्था कोई नहीं संभाल रहा, नगर पालिका भी इस और कोई ध्यान नहीं दे। बदहाली का कारण है, आप खुद देख रहे हैं, ईदगाह की हालत जीर्ण हो गई है। लोग वहाँ के जो रहवासी हैं उसके जिम्मेदार हैं, वहाँ पे जो है सारे अवैध काम हो रहे हैं, जिसको जवाबदार देख नहीं पा रहे हैं। सदर वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग कौम के ही उनके पीछे पड़े और उनको काम करने में दखलंदाजी दी। नाराज़ होकर उन्होंने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद जामा मस्जिद में, नसरुल्लाह खां मस्जिद में, छावनी एरिया की जितनी भी मस्जिद है उसमें हमीद पत्रकार ने एक ऐलान करवा था, जिसमें 14 आदमी की फहरिस्त थी कि हम कब्रिस्तान संभाल लेंगे और जो भी कोई मसला हो हम लोगों से आके मिलो। तो अब वो लोग कहाँ गए? उन लोगों को तलाश करो, उनसे पूछो कि भाई ये क्या है। कारण ये लापरवाही, कोई निगरान वाला नहीं वहाँ। जो खालिक भाई मेहनत करते थे, सुबह 6 बजे जाते, शाम को जाते, दिन में जाते, वो बराबर एक चौकीदार का काम। लेकिन कुछ लोगों ने जो फसाद चाहते हैं, कौम में ना इत्तेफाकी चाहते हैं, मैं चाहते हैं, उन लोगों ने काम को रोका, उनकी वजह से ये सारा हो रहा है। इसमें ये है कि जब खालिक भाई इसके सदर थे, हम सब मेंबर ही थे इसके अंदर, सारे के सारे जनी, तो उसमें कब्रिस्तान की देखरेख हम सब जनी करा करते थे जाके। जब से कुछ चंद लोगों के माँ बाप का इंतकाल हुआ तो दादागिरी करी उन्होंने कि हम यहाँ कब्रें खोदेंगे, यहाँ पर ये करेंगे। तो उन्होंने अपनी जगह अपनी मर्जी से अपने परिवारों में कब्रें खोद दी। खालिक भाई जब थे तो उन्होंने नियम लगा रखा था, उससे क्या कब्रिस्तान में सफाई थी, पूरी घास वास सब कटी हुई थी, ब्याज भी नहीं होती थी और सब एक साथ से मतलब कब्रें खुदती थी। उनके परिवार में भी मौत हुई तो उन्होंने उनके परिवारों को भी मतलब लेन से दफना। कुछ चंद लोगों ने दादागिरी करके, पुलिस केस करके, इस चक्कर में उन्होंने इसको कमेटी को छोड़ दिया और अब वहाँ पर लापरवाही है और गंदगी जमाने भर की हो रही, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। अब जो इसके पहले बने हुए थे सारे के सारे कि हम ये करेंगे उनका एक का भी पता नहीं है। नहीं तो वहाँ जाते हुए लोग बहुत डर रहे हैं ना, वहाँ जाते हुए डर रहे हैं कि वहाँ पर जमाने भर का तो चारा बड़ा है, सांप जानवर सब, कुत्ते वगैरह सारी चीज़ आती है। लोग बाग रात को जाते डरते, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है वहाँ, पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की मोटर ख़राब थी। मैंने जमाने भर की कंप्लेंट करी, नगर पालिका को करी, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि भाई सही है, तार वार सब टूटे पड़े थे। अब लोग वहाँ जाने से डरते क्योंकि वहाँ कोई देखरेख करने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदार आदमी नहीं। अगर कोई जिम्मेदार आदमी हो या कोई कौम अगर कोई जिम्मेदार आदमी को खड़ा करती है तो वहाँ पर क्या नाम से इसकी साफ सफाई वापस हो सकती है। आगे बहुत गंभीर स्थिति हो सकती है, वहाँ पर आदमी मतलब जो मैयत में दफना नहीं रहता हो सकता है, उनमें से भी किसी के साथ हादसा हो सकता है, सांप बिच्छू वगैरह काट के उनको मार सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत जाते हैं, कब्रें खुदी में उनमें बच्चे भी गिर सकते हैं क्योंकि बच्चे आजकल मैयत के साथ में बहुत जाते हैं, कभी उसमें गिर सकते हैं बच्चे भी। कब्रिस्तान की हालत की वजह से तो अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो समिति थी, उस समिति के द्वारा जो कार्य किया जाता था वो नियम अनुसार जो समिति ने और सब ने तय किया था। बहरहाल होता क्या है कि यहाँ सातों कौम के जो हमारे मुस्लिम इस्लाम धर्म के हिसाब से जो मुसलमानों की कौम है, सब अलग अलग बिरादर, उन सभी बिरादरों के लिए वो कब्रिस्तान है। और वहाँ क्या होता है कि कहीं कभी हर इंसान अपने जिस मरहूम को दफनाने जाता है तो वो अपनी मनपसंद की जगह तय करता है। अब वो ना होते हुए वो एक लाइन से एक सिस्टम बना दिया था। अब उसको देखते हुए कहीं समाज जनों में यहाँ बिगाड़ हुआ, उसके बाद वो समिति सब भंग हो गई, सब ने इस्तीफ़ा दे दिया, ये कर दिया। आज की तारीख में उस समिति का कोई, उस कब्रिस्तान में कोई रेख देख नहीं है। वक्फ बोर्ड जो होती है उसका एक फ़र्ज होता है कि जहाँ ऐसी स्थल रहते हैं जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान, ये वक्फ बोर्ड में आते हैं, तो इन चीज़ों पर उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। वहाँ सारे ऐसे बैठे हैं कि मतलब उनको जितना कोसा जाए कोस सकते हैं। ये नीमच के कुछ सामाजिक तत्व है जो यहाँ इस काम के अंदर रोड़ा अटकाते हैं। जब काम सही साइड चल रहा था, सफाई हो रही थी, लाइटें लगी हुई थी, पानी की व्यवस्था थी, सारी सड़कें बनवाई, चद्दर से डलवाया, पानी का कूलर लगवाया, यहाँ पर सारी व्यवस्था अच्छी चल रही थी। तो कुछ समाज के तत्व है जो वो माहौल ख़राब करते हैं। यहाँ का झूठी जानकर रिपोर्ट लिखवाते हैं थाने के अंदर कि साहब यहाँ दादागिरी चलती है, जबकि यहाँ कमेटी काम कर रही थी बढ़िया, पूरे नीमच का मुसलमान खुश था। पर वो उन्होंने दादागिरी करके गाली बकवा के लोगों को वो यहाँ भगाते हैं। कोई फकीर को गाली बकते हैं आन के कि यह कब्र नहीं खोदेगा, कहीं किसी करते हैं।
उसकी मैंने शिकायत एसपी साहब के पास भी करी, 6 रिपोर्टें करी मैंने एसपी साहब के पास, उनका नाम जब तो रिपोर्ट दी मैं एसपी साहब को, मैं एसपी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी उनके ऊपर। सारे मुसलमान परेशान हो रहे हैं। यहाँ 5 साल का बच्चा खेलता था कब्रिस्तान के अंदर आन के, 4 साल का बच्चा खेलता फिरता कब्रिस्तान में, आज यहाँ बड़े बड़े 70 साल बुढ़े आने में डर रहे हैं। ये कब्रिस्तान की हालत कर दी, ना यहाँ पानी है, ना लाइट है, ना बिजली है, वो सारा काम खराब कर दिया इन्होंने। मैं था उस टाइम तक सब सही साठ काम था, मेरे हटने के बाद में ही यहाँ लोगों को ये चंदन माफिया का भी गिरोह सक्रिय हो गया। मैंने पहले मैं देखभाल करता था तो कोई आता ही नहीं था, अब तो चंदन माफिया आ गए, ये पेड़ काट के ले जाना, लकड़ी के बेच रहे हैं, लोग ले जाने के, कोई चारा अपनी मर्जी कहीं कैसे काट के ले जा रहा, फेंक रहा है, वो सारा काम खराब कर दिया। जिस तरह पहले 8 साल पहले जब मैंने चारा लिया था तो कब्रिस्तान के अंदर कोई पेड़ भी नहीं रख सकता था। मैंने आधे में फिर सारा सफाई करवाई, 90,000 रुपये खर्च करवाए इसके अंदर सफाई के अंदर। उसके बाद फिर उन्होंने नगर पालिका से अध्यक्ष से मिल के यहाँ CCTV ये टेंडर लाइट टाइल लगवाई। नगर पालिका अध्यक्ष ने मेरा अच्छा साथ दिया, उन्होंने टेंडर लाइट टाइल लगवाई पप्पू भैया ने। उसके बाद विधायक जी से मिला दिलीप भैया से, उन्होंने कब्रिस्तान के लिए चद्दर शेड लगवाया। वो सारे काम अच्छे हो रहे थे, वो सब काम बढ़िया चल रहे थे। मैं चंदा ले लिया था आम चंदा लोगों से, वो काम बढ़िया था। बिगड़ चंदे 50-60 हज़ार रुपये हर साल 60 हज़ार खर्चा आता सभी के अंदर। और हम हमारे यार दोस्त जो खास हैं वो पैसे देकर हम हमारा काम कर लेते थे। अब ये मुसलमानों के कुछ जो है यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं, यहाँ दुकानें बनाना, जिन्होंने पहले भी जामा मस्जिद वीरान कर रखी है, पहले कब्रिस्तान में लोग बेच के खा गए। वो रिकॉर्ड है हमारे पास, कब्रिस्तान का पूरी ज़मीन का रिकॉर्ड है, उस आधी ज़मीन बेच के खा गए। उसके बाद फिर मस्जिद को भी तबाह कर रखा, जामा मस्जिद को भी, ईदगाह को बर्बाद कर रखी है। मुस्लिम समाज के लोग जो बच्चे बुजुर्ग वो दफन हुए हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान की हालत इतनी दयनीय और इतनी दर्दनाक हो रही है कि लोग यहाँ आने से डर रहे हैं। सांप बिच्छू वगैरह का डर रहता है, आए दिन कुत्ते मरे हुए रहते हैं, या कोई चौकीदार नहीं है जिसके कारण कोई जवाबदार जिम्मेदार आदमी नहीं, जिसके कारण जो है आज ये खुद अपनी ही बदहाली पर होने को मजबूर है। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।